निधि और काजल दोनों देवरानी जेठानी थी और वो दोनों साथ ही रहा करती थी। एक सुबह निधि और काजल दोनों नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठी होती है, तो वहीं उनका नौकर रसोई घर में उन दोनों के लिए नाश्ता बना रहा होता है। इसी बीच निधि के मन में एक ख्याल आता है। काजल, मैं क्या सोच रही हूँ कि हमारे पति हर महीने मुफ्त में हमारी वो बेचारी गरीब विधवा नंद को खर्चा पानी तो देते ही है, तो क्यों ना हम इसका फायदा उठाए। अरे क्यों हम बेकार में हर महीने नौकरों को तनख्वाह देते रहे। अगर हम प्रीति और माँ जी को यहाँ बुला लेते हैं तो इससे हमारे 2 फायदे होंगे। 2 फायदे? वो कैसे? अरे मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनके यहाँ आने से हमारे 2 फायदे होंगे। पहले कि हमें मुफ्त में नौकर मिल जाएंगे, दूसरा हमें हर महीने उन्हें खर्चा पानी देने की भी झंझट खत्म हो जाएगी। हाँ दीदी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वैसे भी वो दोनों गांव में पड़े पड़े आखिर करती ही क्या है। मुफ्त में बिना मेहनत के उन्हें हर महीने पैसे मिलते ही रहते हैं, तो क्यों वो दोनों मेहनत करेंगी। इससे अच्छा यही है कि हम उन्हें यहाँ बुला लेते हैं। दोनों देवरानी जेठानी बहुत चालाक थी, इसलिए वो दोनों कैसे भी अपनी नंद प्रीति और सास कमला को शहर बुलाना चाहती थी। दरअसल प्रीति एक विधवा थी। शादी के 8 महीने बाद ही प्रीति के सर से उसके पति का साया दूर हो जाता है और पति के जाते ही ससुराल वालों ने प्रीति को घर से भगा दिया था। इसलिए प्रीति अपनी माँ के साथ गांव में रहा करती थी। एक दिन बड़े ही प्यार से निधि अपनी नंद प्रीति को फोन करती है। प्रीति, मैं बोल रही हूँ। निधि, कैसी हो तुम? घर में सब ठीक तो है ना? हाँ भाभी, मैं ठीक हूँ और माँ भी बिल्कुल ठीक है। वैसे भाभी, आज आपने पहली बार हमारा हालचाल लेने के लिए कॉल किया है, इसलिए आज मुझे बहुत खुशी हो रही है भाभी। अरे प्रीति, तुम तो जानती ही हो कि मैं दिल की बुरी नहीं हूँ। हाँ, कभी कभी जुबान से कुछ कड़वी बातें बोल जाती हूँ, पर तुम हो तो मेरी छोटी बहन की तरह ही। जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। वैसे मैं चाहती थी कि तुम और माँ जी अब हमारे साथ हमेशा के लिए यहीं रहो। मैं तुम्हारी और माँ जी की ट्रेन की टिकट बुक कर रही हूँ। बस यही बताने के लिए मैंने तुम्हें कॉल किया था। क्या भाभी, आप सच बोल रही हो? मतलब अब माँ और मैं आप लोगों के साथ रहेंगे? हाँ प्रीति, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। अब तुम और माँ जी हमेशा हमारे साथ रहोगी। भाभी, ये तो बहुत अच्छी बात है। माँ ये खबर सुनेगी तो खुशी से पागल ही हो जाएगी। सच में भाभी, आप तो बहुत ही अच्छी हो। प्रीति बहुत ही मासूम और भोली भाली थी। वो अपने दोनों अमीर भाभीियों की बातों में आ जाती है और कुछ दिनों बाद निधि अपनी सास और नंद के लिए ट्रेन की टिकट बुक कर देती है। अब क्या था, दोनों माँ बेटी ट्रेन में बैठकर शहर आ जाती है। अरे आ गई तुम? भाभी, ये घर कम और महल ज्यादा लग रहा है। कितना सुंदर घर है ये। माँ देखो ना, कितना सुंदर घर है ये और काफी बड़ा भी है। यहाँ तो बहुत मजा आएगा। माँ, अच्छा हुआ जो भाभी ने हमें यहाँ अपने पास बुला लिया। अरे प्रीति, ये तुम्हारा ही तो घर है। आओ, अंदर आओ। काजल बहू, हमें बहुत भूख लग रही है, जल्दी से कुछ खाने के लिए ला दो। अरे माँ जी, माफ करना, वो दरअसल क्या है ना, अभी तक घर में खाना नहीं बना है, क्योंकि मैं और काजल तो सुबह से ही आप दोनों की आने की तैयारी में लगे हुए थे। घर में काफी सारी साफ सफाई करनी थी ना, और घर के जो नौकर है वो तो अपने गाँव चले गए, इसलिए हमें खुद खाना बनाना पड़ेगा। कोई बात नहीं भाभी, मैं हूँ ना, मैं बना देती हूँ खाना। हाय, कितनी प्यारी नंद है हमारी। अब क्या था, उनके आते ही दोनों भाभीियों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो दोनों अपने घर के सभी नौकरों को काम पर से निकाल देती है और दोनों अमीर भाभीियों मिलकर अपनी गरीब नंद से घर का सारा काम करवाया करती थी। प्रीति को घर का काम करते करते सुबह से शाम हो जाती थी, तो वहीं प्रीति की दोनों भाभी आराम से सोफे पर बैठकर फोन चलाया करती थी और ये देखकर कमला को अपनी बेटी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मैं देख रही हूँ कि मेरी बेटी अकेले ही घर का सारा काम करती है। अरे इतने बड़े घर में मेरी ये नन्ही सी जान आखिर कितनी मेहनत करेगी। बेचारी को 10 मिनट बैठने की फुर्सत नहीं मिलती।
प्रीति रसोई में खाना बना रही होती है और रसोई का काम निपटाने के बाद प्रीति सभी के लिए कपड़े इकट्ठा कर रही होती है। तभी निधि प्रीति के पास जाती है और कहती है, प्रीति, आज तुम्हें ये सारे कपड़े हाथ से ही धोने पड़ेंगे क्योंकि वॉशिंग मशीन खराब हो गई है और इसे रिपेयर करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जब तक मशीन ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम हाथ से ही कपड़े धो लो। और वैसे भी तुम्हें तो हाथ से ही धोने की आदत होगी ना, क्योंकि गाँव में तो वॉशिंग मशीन थी नहीं। ठीक है भाभी, अगर हाथ से कपड़े धोने हैं तो मैं आधे कपड़े आज धो देती हूँ और आधे कल धो दूंगी, क्योंकि सुबह से काम करते करते भाभी शाम के 4 बज चुके हैं। अब मैं बहुत थक गई हूँ। अरे भाई, ऐसे कैसे थक गई हो? तुम्हें गांव में भी तो काम करते करते 2 से 3 लगभग बज ही जाते थे ना, और यहाँ तो फिर भी तुम्हें बहुत आराम मिल रहा है, तब भी तुम काम चोरी कर रही हो। निधि की बातें सुनकर प्रीति को बहुत बुरा लगता है और बेचारी मजबूरन सारे कपड़े ले जाकर कपड़े धोना शुरू कर देती है। ये देखकर प्रीति की माँ को बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए कमला अपनी दोनों बहुओं को अपने पास बुलाती है और कहती है, निधि बहू, काजल बहू, तुम दोनों को दिखाई नहीं देता क्या? प्रीति अकेले सुबह से शाम तक घर के कामों में लगी रहती है। अरे ये नहीं कि उसकी थोड़ी सी मदद कर दो। अरे वो भी तो इंसान है ना, आखिर अकेले क्या क्या करेगी वो बेचारी। माँ जी, ये मत भूलो कि आप दोनों हम अमीर बहुओं के टुकड़े पर पल रही हो। अरे हमारे पति कमाते हैं, तभी तो हम हर महीने आपको खर्चा पानी देते हैं। और वैसे भी काम आपको वहाँ भी करना था और यहाँ भी करना ही है। हर महीने जितना पैसा हम अपने नौकरों पर खर्च करते थे, उससे कई ज्यादा हम आपको खर्चा पानी भिजवा देते थे। निधि की बातों से सास का मन बहुत उदास हो जाता है और वो चुपचाप वहां से चली जाती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। 2 दिन बाद निधि का बर्थडे था। निधि अपने बर्थडे पर अपने सभी दोस्तों को घर पर ही पार्टी दे रही थी, इसलिए बेचारी प्रीति अकेले ही घर की साफ सफाई और साज सजावट में लगी हुई थी। अपनी बेटी को इस तरह से काम करता हुआ देखकर कमला कहती है, प्रीति बेटा, मैं देख रही हूँ तू सुबह से कामों में लगी हुई है। अरे कुछ खा ले मेरी बच्ची, अगर ऐसे ही काम करती रहेगी तो एक दिन तू कमजोर हो जाएगी। चल, ये सब बाद में होता रहेगा, पहले तू कुछ खा ले। तभी वहाँ पर निधि और काजल आ जाते हैं और वो दोनों गुस्से में बोलते हैं, माँ जी, आपको सिर्फ अपनी बेटी का ही ख्याल रहता है। अरे कम से कम ये तो देखो कि आज मेरा जन्मदिन है और इस जन्मदिन के मौके पर घर में कितने सारे काम हैं। पर बेटा, मैं प्रीति को बस यही बोल रही हूँ कि पहले वो कुछ खा ले। अरे सुबह से लगी हुई है ये, अभी तक बेचारी ने मुंह में अन्न का एक दाना तक नहीं डाला। अगर ऐसे ही भूखे पेट काम करेगी तो इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे माँ जी, वैसे भी गरीब लोगों को भूखे पेट काम करने की आदत होती है। प्रीति को कुछ नहीं होगा, आप उसकी चिंता मत करो। दोनों देवरानी जेठानी मिलकर आए दिन अपनी सास और नंद की गरीबी का मजाक उड़ाया करती थी और इसी तरह से शाम हो जाती है। शाम को घर में निधि के बहुत सारे दोस्त उसके बर्थडे पार्टी में आते हैं। घर में हर किसी ने अच्छे अच्छे कपड़े पहने थे, लेकिन प्रीति ने अपना वही फटा पुराना सूट पहना हुआ था। निधि के दोस्त प्रीति को देखकर इसका खूब मजाक बना रहे थे। अरे निधि की नंद कितनी गरीब है, इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई राह चलती भिखारन है। और क्या, एक बार निधि को देखो, इसकी पर्सनालिटी कैसी है। अरे कौन कहेगा कि ये गरीब भिखारन निधि की नंद है। वो लोग निधि और काजल के साथ मिलकर प्रीति का खूब मजाक बना रहे थे। तभी निधि और काजल के पति विनोद और अमन, वो दोनों उनकी सारी बातें सुन लेते हैं। निधि, ये तुम्हारे दोस्त है ना? अरे तुम्हारे दोस्तों को तमीज नहीं है क्या? और इनको किसने अधिकार दे दिया कि वो मेरी बहन का मजाक बनाए? कहते हैं अतिथि देवो भव, पर ये तो अतिथि के रूप में राक्षस बनकर आए हैं। विनोद, ये मेरे दोस्त है और प्लीज तुम ऐसे मेरे दोस्तों की इंसल्ट मत करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तुमसे बुरा तो कोई है भी नहीं, तुम अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरी बहन का मजाक बना रही हो। अरे तुम्हें तो प्रीति के बारे में सब कुछ पता है ना, उसको इतनी छोटी सी उम्र में कितनी सारी तकलीफों का सामना करना पड़ा है, तब भी तुम उसका इस तरह से मजाक बना रही हो। अरे शर्म आती है मुझे तो तुम्हें अपनी पत्नी कहते हुए। अगर प्रीति की जगह तुम्हारी खुद की बहन होती तब भी क्या तुम उसका ऐसे ही मजाक बनाती?
भरी महफिल में निधि और विनोद में बहस हो जाती है और अब इस बहस में दोनों भाई अपनी बहन को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे थे। ये देखकर प्रीति की दोनों भाभियों का मुंह बन रहा था। अमन और विनोद बहुत गुस्से में थे, इसलिए वो दोनों घर आए सभी मेहमानों को वहां से जाने के लिए कह देते हैं और इस तरह से निधि का पूरा बर्थडे खराब हो जाता है। निधि को बहुत गुस्सा आता है और वो प्रीति को घर से धक्के मारकर निकालने लगती है। तभी अमन और विनोद दोनों फिर से अपनी बहन को सपोर्ट करते हुए कहते हैं, ये सब क्या है निधि? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को इस तरह से धक्के मारकर निकालने की? भूल गई क्या तुम? ये घर मेरे और अमन के पैसों से बना है। अरे हम दोनों भाइयों ने मिलकर खून पसीना एक करके इस घर को बनाया है और जितना अधिकार हम दोनों भाइयों का इस घर पर है। भैया, मैं आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए भाभी से लड़ाई मत करो। देखो, मेरी घर गृहस्थी तो वैसे ही उजड़ चुकी है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके रिश्ते में भी कोई दरार आए। मैं और माँ हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जा रहे हैं। मैं वहाँ मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल लूंगी, लेकिन भगवान के लिए आप दोनों लड़ाई मत करो। नहीं प्रीति, तुम्हें यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। विनोद बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सब मेरी ही गलती है। मुझे अपने दोस्तों के साथ मिलकर तुम्हारी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। अपने किए पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। निधि को और काजल को अपनी गलती कहाँ है एहसास हो जाता है और वो दोनों प्रीति से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। उसके बाद अब वो दोनों कभी भी प्रीति के साथ कोई भेदभाव नहीं करते, बल्कि उसके साथ हंसी खुशी मिलकर रहने लगते हैं। सविता नाम की महिला अपने बेटे रोहन और अपनी बेटी शीतल के साथ रहती थी। उसकी बेटी शीतल घर में सबसे छोटी थी, इसलिए वो अपनी सभी बातें जिद करके आसानी से मनवा लिया करती थी। शीतल को ये आदत बचपन से ही थी, जिसकी वजह से उसके नखरे दिन प दिन बढ़ते ही जा रहे थे। अब शीतल और रोहन दोनों ही बड़े हो गए थे। उसके बाद सविता रोहन की शादी करवा देती है। शादी के बाद आज रोहन की पत्नी सुषमा की पहली रसोई थी। बेटा, आज तुम्हारी पहली रसोई है, इसलिए आज तुम्हें ही खाना बनाना होगा। जी मम्मी जी, मैं अभी आप सभी के लिए खाना बनाती हूँ। ठीक है बेटा। उसके बाद जैसे ही सुषमा रसोई में खाना बनाने जाने के लिए मुड़ती है, तभी वहाँ पर शीतल आ जाती है। अरे माँ, तुम भी ना पहले भाभी से पूछ तो लो वो खाने में क्या बनाएंगी। अरे बेटा, कोई बात नहीं, तेरी भाभी अपने आप खाना बना लेंगी। नहीं माँ। अच्छा भाभी, आप खाने में क्या बनाने वाली थी? मैं आप सभी के लिए हलवा, पूरी और सब्जी बनाने वाली थी। क्या कहा? हलवा पूरी? लेकिन इतना बेसिक खाना कौन बनाता है? आपको तो कुछ डिफरेंट बनाना चाहिए। कोई बात नहीं, आप बता दीजिए आप क्या खाना चाहती है, मैं वही बना दूंगी। मुझे तो नान और छोले खाने हैं। पर बेटा, उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैंने तो छोले भी भिगोए हैं। नहीं माँ, मुझे छोले नान ही खाने हैं। ठीक है दीदी, मैं अभी आपके लिए छोले और नान बना देती हूँ। उसके बाद सुषमा किचन में जाकर नान और छोले बनाने लग जाती है। फिर थोड़ी देर बाद खाना तैयार हो जाता है और सुषमा सभी को खाना परोसती है। रोहन भी खाना खाने के लिए आ जाता है। भाभी, आपने तो खाना बनाने में बहुत देर कर दी। भूख के मारे जान ही निकली जा रही है। तुम्हें ही नान और छोले खाने थे। इसका सामान पहले से तैयार नहीं था, तो इसे बनाने में टाइम तो लगेगा ही ना। उसके बाद सभी खाना खाने लगते हैं। वाह बहू, तूने तो कमाल कर दिया। ये तो वाकई बहुत स्वादिष्ट है। हाँ सुषमा, तुमने बहुत टेस्टी खाना बनाया है। हाँ, शुक्रिया। एक मिनट, लेकिन मुझे नान बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। ये मुझे कुछ कच्चे कच्चे से लग रहे हैं। साथ ही छोले में नमक भी बहुत ज्यादा है। शीतल, लेकिन नान तो ऐसे ही होते हैं ना, और मुझे तो छोले बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। बस अब चुपचाप खाना खा ले। इस तरह शीतल पहले दिन से ही अपनी भाभी के काम में कमियां निकालने लग जाती है। फिर एक दिन जब सुषमा कपड़े धो रही थी, तब शीतल उसके पास आती है। अरे भाभी, क्या आपने पहले कभी कपड़े नहीं धोए थे? हाँ दीदी, लेकिन क्यों, क्या हुआ? लेकिन आप कभी भी मेरे कपड़े ठीक से नहीं धोती। मेरे कपड़े अच्छे से साफ होते ही नहीं हैं। लेकिन मैं तो सभी के कपड़े ऐसे ही मशीन से धोती हूँ। हाँ, लेकिन आप आगे से ध्यान रखना, अगर कपड़े अच्छे से साफ ना हो तो उन्हें हाथ से अच्छे से वॉश किया कीजिए। ठीक है।
सुषमा कभी भी शीतल से बहस नहीं करती थी। वो चुपचाप शीतल की सारी बातें मान जाती थी। फिर रात को जब सभी खाना खा रहे थे तब सुषमा भी उन्हीं के साथ खाना खाने बैठ जाती है। अरे भाभी, ये रोटियां तो बिल्कुल ठंडी है। पर मैंने रोटी बिल्कुल अभी ही बनाई है, इसमें ऊपर की रोटियां गर्म है, आप वो ले लीजिए। नहीं भाभी, मुझे बिल्कुल गर्म रोटी ही चाहिए। अरे लेकिन शीतल, ये रोटियां गर्म ही है, अब इन्हें खा लो। कल से तुम्हारी भाभी तुम्हें बिल्कुल गरम गरम रोटियां ही खिला देगी। हाँ शीतल, ये रोटियां बिल्कुल ठीक हैं, इन्हें खा लो। नहीं, सब शीतल को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शीतल किसी की बात नहीं समझती। कोई बात नहीं दीदी, मैं अभी आपके लिए गरम गरम रोटियां सेक कर लाती हूँ। उसके बाद सुषमा शीतल के लिए दोबारा रोटियां बनाकर लाती है और उसे गरम गरम रोटियां खिलाती है। फिर खाना खाने के बाद, अब तो खुश हो ना शीतल, तुम्हारी भाभी ने तुम्हें गर्मा गर्म रोटियां खिला दी हैं। हाँ, बस सब्जी बिल्कुल फीकी थी। सब्जी में मुझे कोई स्वाद नहीं आया। अगर सब्जी टेस्टी होती तो मजा ही आ जाता। इतना कहकर शीतल वहाँ से चली जाती है। ये लड़की भी ना, इसका ना जाने क्या होगा। हाँ सुषमा, तुम शीतल की बातों का बुरा मत मानना। शीतल अभी नादान है, वो घर की सबसे छोटी और लाडली भी है, इसीलिए वो हमेशा अपनी बात मनवा कर ही रहती है। जी कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। हाँ बेटा, धीरे धीरे शीतल में भी समझ आ जाएगी, लेकिन पता नहीं कब तक आएगी। मुझे इसी बात की चिंता है। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। शीतल दीदी भी जल्दी ही समझदार हो जाएगी। हाँ बेटा, चल मैं तेरी बर्तन धोने में मदद कर देती हूँ। अरे नहीं मम्मी जी, मैं खुद ही काम कर लूंगी, आप बस आराम कीजिए। हाँ हाँ, तेरी जैसी बहू सबको मिले। उसके बाद सुषमा किचन का सारा काम खत्म कर लेती है। फिर वे सभी सो जाते हैं। इस तरह शीतल हर रोज सुषमा के किसी न किसी काम में कमियां निकालती ही रहती थी। शीतल अपनी मनमर्जी की मालिक थी, इसलिए उसका जो मन करता वो हमेशा वही करती थी। फिर उसके कुछ टाइम बाद सविता शीतल की शादी के लिए भी रिश्ता ढूंढने लगती है। उसके बाद शीतल का रिश्ता तय हो जाता है। मम्मी, मुझे शादी में सारी डेकोरेशन पिंक कलर की ही चाहिए। वैसे दीदी, ब्लू कलर भी काफी अच्छा लगता है। नहीं भाभी, आपकी तो शादी हो गई है, अब मेरी शादी है, इसलिए डिजाइन भी मेरा ही होगा। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुझे जैसा करना है तू वैसा ही कर। उसके बाद शीतल अपनी शादी के लिए भी बहुत से नखरे करती है। फिर आखिरकार शीतल की शादी हो ही जाती है। शीतल की शादी के कुछ दिन बाद जब सविता और रोहन साथ में बैठकर टीवी देख रहे थे और सुषमा किचन में काम कर रही थी। अरे शीतल बेटा, इधर आना तो। माँ, तुम शीतल को क्यों बुला रही हो? अरे बेटा, गलती से हो गया। अब शीतल के जाने के बाद अचानक से ये घर काफी खाली खाली लग रहा है। तभी सुषमा भी किचन से आती है। मम्मी जी, आपने बिल्कुल सही कहा, दीदी थी तो इस घर में खूब रौनक रहती थी। सही में, वो कभी किसी चीज में नखरे करती है तो कभी किसी चीज में, वो भी बिना वजह ही सबको परेशान करती है। अब पता नहीं उसके ससुराल वाले उसे कैसे झेलेंगे। इतना कहकर रोहन काफी हंसने लगता है। नहीं रोहन जी, ऐसा नहीं है, दीदी की वजह से ही इस घर में रौनक थी। दीदी आगे भी अपना घर अच्छे से संभाल लेंगी। दीदी काफी समझदार है। बहू तो कितनी अच्छी है। मम्मी जी, खाना बन गया है, अब आप सभी खाना खा लीजिए। उसके बाद सुषमा सभी के लिए खाना लेकर आती है और सभी खाना खाकर सो जाते हैं। फिर अगले दिन उनके घर की बेल बजती है। सुषमा बेटा, जरा देखना तो कौन आया है। जी मम्मी जी। उसके बाद सुषमा जाकर दरवाजा खोलती है। तब सामने उसे शीतल दिखाई देती है। अरे दीदी, आप आइए ना, अंदर आइए। क्या भाभी, कैसी बातें कर रही है आप? मेरा घर है तो अंदर तो आऊंगी ही ना, अब बाहर से ही थोड़ी ना चली जाऊंगी। उसके बाद शीतल इस तरह कड़वा जवाब देकर घर के अंदर आ जाती है। सुषमा को शीतल का ये जवाब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे शीतल बेटा, तुम? हाँ माँ, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। उसके बाद सुषमा शीतल के लिए पानी लेकर आती है। जा बेटा, शीतल के लिए चाय बना दे। जी मम्मी जी। नहीं भाभी, मुझे चाय नहीं पीनी, मेरे लिए तो आप अच्छी सी कोल्ड कॉफी बना दीजिए। ठीक है दीदी। उसके बाद सुषमा शीतल के लिए कोल्ड कॉफी बनाकर लाती है। फिर शीतल कोल्ड कॉफी पीने के बाद कहती है, अरे भाभी, ये कोल्ड कॉफी तो काफी मीठी है। नहीं बेटा, इतनी मीठी भी नहीं है ये चाय। माँ, मैं हार्ड कॉफी पीती हूँ, तुम्हें तो पता ही है ना।
लाइए दीदी, मैं दोबारा कॉफी बना लाती हूँ। नहीं बस बस, अब तो मैं इसे ही पी लूंगी। अच्छा ठीक है, तुझे रात को खाने में क्या खाना है पहले ही बता दे। माँ, कुछ भी बनवा लो। नहीं दीदी, आप जो खाएंगी मैं वही बना दूंगी। ठीक है भाभी, तो आप दाल बना दीजिए। उसके बाद सुषमा रात को खाने में दाल बना लेती है। फिर रोहन के घर वापस आने के बाद सभी खाना खाते हैं। सुषमा शीतल के लिए गरम गरम रोटियां बनाती है, लेकिन उसके बाद भी शीतल हमेशा सुषमा के खाने में कमियां ही निकालती थी। सुषमा को शीतल का ये व्यवहार अब बुरा लगने लगा था, लेकिन फिर भी वो शीतल से कुछ नहीं कहती थी। फिर अगले दिन सुबह सविता और शीतल आपस में बातें कर रही थी। माँ, तुझे पता है ना, मेरी ननद मुझे कितना परेशान करती है। कभी मुझे कुछ करने के लिए कहती है तो कभी कुछ और। वो मुझे कहती है कि मुझे कोई भी काम ढंग से नहीं आता। कोई बात नहीं बेटा, ये तो हर घर की रीत है। तुम भी अब अच्छे से काम करना सीख लो। माँ, मैं तो हर काम में बिल्कुल परफेक्ट हूँ। उसके बाद सुषमा वहाँ पर कुछ सूट लेकर आती है। दीदी, ये सूट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। उसके बाद शीतल वो सूट देखने लगती है। भाभी, ये सारे सूट कितने खराब है। मुझे तो इनमें से एक भी सूट पसंद नहीं आ रहा। बेटा, आखिर इन सूटों में कमी ही क्या है। तभी वहाँ पर रोहन भी आता है और कहता है, ये सभी सूट कितने अच्छे हैं, आखिर तुम्हें पसंद क्यों नहीं आए? देखने में इन सब का कलर या तो कितना डार्क है या फिर उनका डिजाइन बहुत ही अजीब है। पिछली बार भाभी ने जो सूट दिए थे वो भी ज्यादा अच्छे नहीं थे। बस मैं उन्हें ले गई और मैंने कुछ कहा नहीं। इस बार तो शीतल ने हद ही कर दी थी। शीतल हमेशा ही सुषमा की हर चीज में कमियां निकालती रहती थी। इस बार सुषमा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उसे शीतल की इस बात का बहुत ज्यादा बुरा लग जाता है। शीतल जितने दिन भी वहां रुकी थी, उसने हर 2-2 मिनट में सुषमा की कोई ना कोई कमी निकाली ही थी। फिर सुषमा परेशान होकर कहती है, ठीक है दीदी, अगर ऐसा ही है तो आपको एक भी सूट ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हें मैं अपने ही पास रख लेती हूँ। उसके बाद सुषमा उन सभी सूटों को गुस्से में वहां से ले जाती है। इस बार तो शीतल ने हद ही कर दी थी। शीतल के इस व्यवहार से इस बार सविता और रोहन को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। शीतल, तुमने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुम्हारी भाभी हमेशा तुम्हारी साइड लेती हैं और तुमने जितनी बार भी उनसे टोका टाकी की, उन्होंने तब भी कभी तुमसे कुछ नहीं कहा। उन्होंने तुम्हारी हर जिद पूरी की और सारे नखरे उठाए, लेकिन फिर भी तुम नहीं सुधरी, बल्कि तुम्हारे नखरे तो दिन ब दिन बढ़ते ही चले गए। हमें लगा कि शादी के बाद तुम जिम्मेदारी उठाओगी तो सुधर जाओगी, लेकिन हाँ शीतल, मुझे भी तुम्हारा ये व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुम्हें अपनी भाभी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम भी तो किसी की भाभी हो। तुमने ही मुझसे कहा था ना कि तुम्हारी ननंद तुम्हें बहुत ज्यादा टोकती है और तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो जरा सोचो, जब तुम यही चीज सुषमा के साथ करती हो तो उसे कैसा लगता होगा। हाँ, अगर ऐसा ही है तो मैं यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। सुषमा भी इस घर का हिस्सा है और वो तुम्हारी भाभी है। जैसे तुम हमारी इज्जत करती हो, तुम्हें उनकी भी इज्जत करनी चाहिए। उसके बाद रोहन और सविता सुषमा को बहुत समझाते हैं, जिसके बाद शीतल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। माँ, भैया, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। माफी तो तुम्हें अपनी भाभी से मांगनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। उसके बाद शीतल सुषमा से भी माफी मांगती है और सुषमा उसे माफ कर देती है। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी और ना ही कभी आपको परेशान करूंगी। कोई बात नहीं शीतल। इस तरह शीतल अपनी गलती मान लेती है और आगे से कोई भी नखरे नहीं दिखाती।